Okay, 70, I think 70 participant already joined and only 31 participant. आपण सुरू करून देऊ. ओके, ठीक है सर, स्क्रीन दिसत आहे? यस. ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. वेन डायग्राम. आज हमें वेन डायग्राम पढ़ना है. तो जिसका एनालॉजी अच्छा है उसको वेन डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. सपोज मैंने वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज लिखा है. वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज. तो इसकी वेन डायग्राम देखिए कैसी आएगी. वेजिटेबल ये कैटेगरी आती है. वेजिटेबल्स में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं. अब अगर आप देखो कि पोटैटो और कैबेज ये वेजिटेबल ही तो है. वेजिटेबल ये बड़ी कैटेगरी आती है, इसलिए वेजिटेबल का सर्कल बड़ा निकालेंगे. फिर पोटैटो और कैबेज में रिलेशन क्या है? पोटैटो और कैबेज में रिलेशन कुछ नहीं है, ये दो इंडिविजुअल चीजें हैं. पोटैटो अलग चीज है और कैबेज अलग चीज है, लेकिन दोनों भी वेजिटेबल्स में आते हैं. तो इसीलिए हमारी वेन डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी. पोटैटो, कैबेज, वेजिटेबल्स. देन नेक्स्ट जाते हैं हम. सर रिपीट सांगा सर. आपके सामने एग्जांपल है वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज का. वेजिटेबल म्हणजे पालेभाज्या, पोटॅटो म्हणजे आलू, कैबेज दैट मीन्स गोभी. वेजिटेबल ये बड़ी कैटेगरी है, तो वेजिटेबल का सर्कल बड़ा रहेगा. और वेजिटेबल्स में आते हैं पोटैटो और कैबेज. अब आप पोटैटो में कैबेज नहीं लिख सकते, कैबेज में पोटैटो नहीं लिख सकते. मतलब कि पोटैटो एक इंडिविजुअल चीज है, अलग सी चीज है, और कैबेज अलग सी चीज है. इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये वेजिटेबल्स है. इसीलिए वेजिटेबल्स हमने सर्कल बड़ा निकाला और पोटैटो और कैबेज का सर्कल वेजिटेबल के अंदर निकाला. तो इस वेन डायग्राम का मीनिंग ये है कि वेजिटेबल्स के अंडर आते हैं पोटैटो एंड कैबेज. क्लियर? यस सर. देन टेबल, चेयर, फर्नीचर. टेबल, चेयर, फर्नीचर. अब इन तीनों वर्ड को अच्छे से देखो. टेबल, चेयर, फर्नीचर. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फर्नीचर ये बड़ी चीज है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है. तो फर्नीचर के अंदर चेयर भी इंक्लूड होती है और टेबल भी इंक्लूड होती है. तो फर्नीचर ये बड़ा सर्कल रहेगा और फर्नीचर के अंदर टेबल भी आते हैं और चेयर भी आते हैं. अब आप टेबल को चेयर में मिक्स नहीं कर सकते, चेयर को टेबल में मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें हैं. आप टेबल को चेयर नहीं कह सकते, चेयर को टेबल नहीं कह सकते. ये दोनों अलग अलग चीजें. देन वीक, डेज, ईयर्स. वीक, डेज, ईयर्स. इसका रिलेशन बहुत ही सिंपल है. ईयर्स सबसे बड़े, 1 साल, 2 साल, 10 साल. उससे छोटे आते हैं 7 दिन का एक वीक, उससे छोटे. और वीक में आते हैं डेज, तो डेज आएगा सबसे बीच में. ये ईयर्स हो गए, ये वीक हो गए और ये डेज हो गए. क्या हो गए? डेज हो गए. एकदम सिंपल है. देन
सर ये जज लॉजिक कैसे लगाना? लॉजिक एक्चुअली इसका लॉजिक जो है वो एनालॉगी से आता है, क्योंकि एनालॉगी जिसकी क्लियर है, जिसको वर्ड्स के मीनिंग पता है, वो अच्छे से पता कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, वीक्स, डेज और ईयर्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ईयर्स ये बड़ी चीज है ना, ईयर ये बड़ी चीज है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब साल में आते हैं वीक्स। सर यहाँ पे वीक्स नहीं बोला है ना, सिर्फ वीक ही बोला है ना, मतलब एक ही आठवड़ा हुआ ना वो एक, लेकिन यहाँ पे डेज बोला है तो कितने भी डेज हो सकते हैं। नहीं नहीं, तो ये यहाँ आप गलत confusion- गलत सोच रहे हैं आप, ये ऐसा कुछ नहीं रहता। नहीं, थोड़ा डेज और अलग। ईयर्स मतलब यस लगा हुआ है ना, वीक को नहीं है ना वैसा। चलो अब इसको ऐस कर देता हूँ, अब बताइए। बराबर है। बेसिकली वो सोचना आपका गलत था, वो इतना लिटरल मीनिंग नहीं लेना पड़ता, थोड़ा ब्रॉड भी रहना पड़ता है। ओके। तो ठीक है, वीक्स, डेज, हाँ। ईयर्स, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। देन जज, थीफ, क्रिमिनल। जज, थीफ एंड क्रिमिनल। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि थीफ, क्रिमिनल, क्रिमिनल, थीफ। तो क्रिमिनल ये बड़ी कैटेगरी है। क्रिमिनल में चोर भी आते हैं, डाका डालने वाले भी आते हैं, यानी जितने भी क्राइम्स होते हैं वो करने वाले पर्सन को हम क्रिमिनल कहते हैं। और क्रिमिनल में एक कैटेगरी आती है थीफ, मतलब कि क्रिमिनल ये बड़ी चीज हुई और थीफ ये छोटी चीज हुई, जिसके अंडर आती है थीफ। और रही बात जज की, तो जज का थीफ और क्रिमिनल के अंदर इंक्लूड करना सही नहीं रहेगा। हम जज को थीफ नहीं कह सकते, हम जज को क्रिमिनल नहीं कह सकते। तो जज ये अलग चीज आती है, जज ये अलग चीज आती है। देन फैमिली, वाइफ, हस्बैंड। थोड़ा सा कोशिश करिए, मैं तो आंसर बताने वाला हूं, आप अपने लेवल पर सोच के देखिए। सोचने की बात है, हम इन चीजों को कैसे देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर फैमिली बड़ा आएगा। सर फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों अंदर आएंगे सर। फॅमिलीचा मोठा सर्कल आणि ठीक है, त्यांचे ओके। दोन सर छोटे फॅमिली circle मध्ये आहेत. वाईफ आणि हस्बैंड येते, ओके दोन ओके, ठीक सर्कल। है। दोन तो ये सर्कल, फैमिली आ गई और इसके अंदर दो सर्कल। वाइफ और हस्बैंड। तो बेसिकली आप वाइफ को हस्बैंड नहीं कह सकते, हस्बैंड को वाइफ नहीं कह सकते। तो ये दोनों दोनों अलग चीजें हैं। दीज इंडिविजुअल्स आर डिफरेंस, ये इंडिविजुअल डिफरेंट आते हैं, ठीक है। देन सर हाँ जी, बताइए। सर अगर ईयर के अंदर अगर वीक और डेज के दो सर्कल बनाए होते तो क्या होता था सर? अगर तीनों सर्कल एक के अंदर एक नहीं लिए होते तो? मतलब कि सम सर्कल्स, वो लोग सम days are years. Just a second, just a second, give me. डेज वहां पे मेंशन नहीं किए है ना, इसलिए वो छोटे ही आएंगे ना। नहीं, जैसे वाइफ और हस्बैंड के दो सर्कल अंदर लिए तो वैसे वीक तो और वो डेज के दोनों ईयर के अंदर नहीं ले सकते क्या? दोनों अलग अलग चीजें है सर ना, हियर वो मध्ये वाइफ वीक और येतात, हस्बैंड। वीक मध्ये ते येतात। वहां पे डेज मेंशन नहीं किए इसलिए वो छोटे आएंगे, वीक्स वीक्स से हाँ, छोटे आएंगे। और ठीक है मैडम, आप डिस्कशन बाजू में रखिए, थोड़ा सा उस चीज को देखिए कि ईयर्स बड़ी चीज है, उससे छोटी चीज वीक्स आती है, उससे छोटी चीज डेज आते हैं, ठीक है। ईयर में वीक्स आते हैं, वीक्स के अंदर डेज आते हैं, डेज के अंदर आवर्स आएंगे, आवर्स के अंदर मिनट्स आएंगे, मिनट्स के अंदर सेकंड्स आएंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Right. क्लियर सर।
देन बरोबर. बस, कार, व्हीकल. सर व्हेकल ला बिग सर्कल, बस एंड कार दो छोटे सर्कल. व्हीकल दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट का एक कोई तो भी साधन, ठीक है. तो उसमें बस भी आती है और कार भी आती है. बस को आप कार नहीं कह सकते, कार को आप बस नहीं कह सकते. तो ये दो इंडिविजुअल चीजें हैं, ठीक है. देन स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन. चलिए Different आहे ना. रेक्टेंगल मध्ये स्क्वेअर आणि पॉलीगॉन सेपरेट. बर, सॉल्व करिए. 1 मिनट है आपके पास, बाद में मैं आंसर बताऊंगा. सर तीनों सेपरेट आहे. ठीक है, तीनों सेपरेट सर है. मेसेज येऊन राहिले मराठीमध्ये सांगा. मराठीमध्ये चौकोन, मराठीसाठी मी केलेलं आहे. म्हणजे आज जे क्वेश्चन्स येतील ना तुमच्या समोर ते मराठीमध्येच येणार आहेत. फक्त यात थोड़ा प्रॉब्लम येईल. रेक्टेंगल को क्या कहते हैं पता है क्या? आयत. हाँ, आयत. और पॉलीगॉन को षटकोन. पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? षटकोन. षटकोन. बहुभुज ऐसा कुछ कहते हैं क्या? षटकोन षटकोन सर. नहीं, म्हणजे हेक्सागोन होते. हाँ, जो कुछ होगा उसमें अपन हेल्प नहीं कर सकते अभी. देखिए ये है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल. ठीक है. अब आप अपने नॉलेज के हिसाब से स्क्वायर का मीनिंग समझ लीजिए और रेक्टेंगल का मीनिंग समझ लीजिए. स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स रहती है वो सेम रहती है और साथ ही साथ चारों साइड्स भी सेम रहती है. ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है. और रेक्टेंगल इनकी अपोजिट साइड सेम रहती है, राइट. मतलब कि इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर फॉलो कर रहा है, लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल फॉलो नहीं कर रहा है. ये एक बेसिक नॉलेज है. बहुभुज होते सर. मतलब कि चौकोन, आयत आणि बहुभुज. ठीक है, ठीक है. मतलब कि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड सेम है. तो क्या स्क्वायर की अपोजिट साइड सेम है? हाँ, स्क्वायर की अपोजिट साइड सेम है. मतलब कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल है. हर स्क्वायर रेक्टेंगल. इसके ऊपर से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए. और पॉलीगॉन बोले तो बहुभुज चौकोन, आई थिंक. ठीक है. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल बहुभुज है क्योंकि स्क्वायर के पास 4 है, रेक्टेंगल के पास 4 है. तो भुज यानी कि साइड्स. तो इनके पास एक से ज्यादा साइड्स हैं. मतलब कि पॉलीगॉन जो है, बहुभुज चौकोन जो है, वो सबसे बाहर आएगा. उसके अंदर आएगा रेक्टेंगल और उसके अंदर आएगा स्क्वायर, क्योंकि हर स्क्वायर रेक्टेंगल है. हर स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसीलिए हर स्क्वायर रेक्टेंगल है. प्रत्येक चौकोन आयत आहे, कारण की आयताच्या एक समोरील बाजू
एक समान असतात. आयताच्या समोरील बाजू एक समान असतात. आता चौकोन पहा, चौकोनच्या समोरील बाजू सारख्या आहेत. ही बाजू आणि ही बाजू सारखी आहे, ही बाजू आणि ही बाजू सारखी आहे. म्हणजेच चौकोन हे आयताची प्रॉपर्टी फॉलो करते. म्हणजे प्रत्येक चौकोन हा आयात आहे. पण आयात तर तसं नाहीये. आयात काय म्हणते की फक्त एका समोरासमोरील बाजू सारख्या आहेत. पण स्क्वेअरचं कसं आहे, समोरासमोरील बाजू सारख्या तर आहेच आहे, पण चारही बाजू एक समान आहे. पण रेक्टँगलचं तसं नाही, आयताचं तसं नाहीये. फक्त विरुद्ध ज्या बाजू आहेत त्या समान असतात, आजूबाजूच्या बाजू समान नसतात. हे एक बेसिक प्रॉब्लेम. ठीक आहे. देन सर मग स्क्वेअर काढायचे का सर? तुम्ही वर्तुळ काढले सर. अरे बापरे. मॅडम आपण वेन डायग्राम पाहत आहे. वेन डायग्राम मध्ये आपण 3 शब्दाचं रिलेशन दाखवत असतो. हो सर, हो समजलं. मला वाटलं की ते काढा. नाही, स्क्वेअर वगैरे नाही काढायचे आपल्याला. तो कॉन्सेप्ट आहे, त्याच्यावरून आपण वेन डायग्राम तयार केली. जसं मग आपण आता फॅमिली, वाईफ, हजबंड यांच्याबद्दल जे रिलेशन तयार करतो, आता मग आपण फॅमिली वगैरे वाईफ काढायचं का, हजबंड काढायचं का? नाही, आपल्याला एक डायग्राम काढायची आहे जे वरच्या 3-4 गोष्टींना प्रेझेंट करणार इन शॉर्ट. देन एन्झायटी म्हणजे डरपोकपणा, भित्रा या भीती. इंटेलिजन्स म्हणजे हुशारी. आणि स्ट्रेंथ म्हणजे वी कॅन से जो ताकदवर आहे. ठीक आहे. स्ट्रेंथ म्हणजे तुम्हाला माहित असेल, स्ट्रेंथ मराठी वर्ड तुम्ही सेन्स करू शकता का? Three different circles, sir. 3 different circles because they are different from each other. राइट. इन तीनों का एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है. और अगर यहां पर चौथा वर्ड इमोशंस रहते तो हम ऐसा एक बार का कंसिडर कर सकते हैं कि ये तीनों चीजें इमोशंस में आती है. या समझो ये समझो यहाँ पर ब्रेन है, ब्रेन ऐसा कुछ आ जाता तो ब्रेन से ही ये सारी चीजें निकलती है ना. डरपोकपना, होशियारी या स्ट्रेंथ, ये सब दिमाग से ही निकलता है. मतलब कि ऐसा कुछ आंसर आ जाता अपना. ठीक है. चार आ सकते थे ऑप्शन. हेलो, हाँ जी बोलिए. 4 बातें आ सर सकते ते थे. नेटवर्क इश्यू होता. हाँ हा सर, नेटवर्क इश्यू होता ना. मला मी आता जॉईन झालो. थोडा एकदा सांगून द्या पटकन. बर. सर, हॅलो हाँ बोला. सर, हे जे गोल आहे एका रेषेत असले पाहिजे तिन्ही, की असं खालीवर तुम्ही काढल्याप्रमाणे असं दाखवलं पाहिजे? ते एकमेकांना टच नाही झाले पाहिजे, कारण की ते जर एकमेकांना टच झाले तर त्याचं मिनिंग बदलते. एका रेषेत जे तिन्ही गोल आपण दाखवले तर ते चुकणार का, की तुम्ही दाखवल्याप्रमाणे करायला लागेल? हे खालचा क्वेश्चन का? हा खालचा क्वेश्चन का? हा चालेल चालेल, बिलकुल चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. सर आपल्याला सर काढायचे ऑप्शनच चूज करायचं आहे ना. ऑप्शन येतात ना. हा, ऑप्शनच येतात. तुम्हाला काढायची काही गरज नाही. फक्त तुम्हाला त्याचा सेन्स समजायला पाहिजे की ते सर्कल्स एकमेकांसोबत जॉईंट नाही आहेत. मग ते तुम्ही उभे काढा, आडवे काढा, आजूबाजूला काढा, काहीच प्रॉब्लेम नाही. हॅलो सर. हा बोला. हॅलो सर, जज, थीफ आणि क्रिमिनल ते एक डबल सांगा बरं. ठीक है. जो लेट ज्वाइन झालं त्यांच्यासाठी. अभी आज जो हम देख रहे हैं वो है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम मतलब कि एक ऐसी डायग्राम जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज. तो वेजिटेबल मतलब कि बड़ी चीज आती है, इसके अंडर आते हैं पोटैटो और कैबेज. अब
पोटैटो और कैबेज में रिलेशन क्या है कि ये वेजिटेबल है, तो इसलिए हमने वेजिटेबल बड़ा निकाला और कैबेज निकाले। अब सवाल ये है कि सर पोटैटो और कैबेज को आपने मिक्स क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते, पोटैटो पोटैटो है, कैबेज कैबेज है, लेकिन दोनों क्या है? वेजिटेबल, इसलिए हमने उन दोनों को इंक्लूड कर दिया है वेजिटेबल में। देन टेबल चेयर फर्नीचर। अब फर्नीचर आपके घर का, इसमें आप टेबल भी कहते हो, फर्नीचर में टेबल भी आता है और चेयर भी आती है, लेकिन टेबल और चेयर एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते क्या? मतलब कि आप टेबल को चेयर कह सकते क्या, चेयर को टेबल कह सकते क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों फर्नीचर है, इसीलिए फर्नीचर हमने बड़ा निकाला, टेबल और चेयर उसके अंदर निकाले। देन वीक्स, डेज एंड ईयर्स, मतलब कि वर्ष, दिवस आणि आठवडे। आपको ये तो बताया ना कि साल ये बड़ी चीज है, तो उसका सर्कल बाहर है। साल बनते हैं महीने से, लेकिन यहाँ पर महीना नहीं दिया है तो छोड़ दो। महीना बनता है वीक से, तो इसलिए हमने वीक्स का सर्कल निकाल दिया, और वीक्स बनते हैं 7 दिनों से, इसीलिए सबसे अंदर हमने दिन को निकाल दिया। और ये सारी चीजें ईयर में इंक्लूड हो जाएगी, वीक्स भी ईयर में इंक्लूड होते हैं और डेज भी ईयर में ही तो इंक्लूड होंगे। देन जज, थीफ, क्रिमिनल। अब क्रिमिनल ये ब्रॉड टर्म है, क्रिमिनल ये ब्रॉड चीज होती है, मतलब कि चोरी करने वाला भी क्रिमिनल रहता है, झूठ बोलने वाले भी क्रिमिनल रहता है, मर्डर करने वाला भी क्रिमिनल रहता है, और उसके बाद रॉबरी डालने वाला भी क्रिमिनल रहता है, देन दूसरों को फंसाने वाला भी क्रिमिनल ही रहता है। तो क्रिमिनल ये ब्रॉड चीज है। क्रिमिनल की वन ऑफ द कैटेगरी रहती है चोर, थीफ, तो इसलिए हमने क्रिमिनल बड़ा निकाला और उसके अंदर चोर को दिखाया। और जज का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि आप जज को थीफ नहीं कह सकते, जज को क्रिमिनल नहीं कह सकते, या थीफ को जज नहीं कह सकते, क्रिमिनल को जज नहीं कह सकते। ठीक है, ये भले ही एक ही जगह बैठते होंगे, जज सामने बैठता होगा, क्रिमिनल कटघरे में खड़ा होगा, थीफ भी कटघरे में खड़ा होगा, ये सामने बैठते हैं तो सर इनका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तो वो एक्स्ट्रा वाला दिमाग मत लगाओ। इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये सही रहेगा, क्योंकि जज को आप थीफ नहीं कह सकते, थीफ को आप क्रिमिनल नहीं कह सकते, लेकिन हर एक थीफ क्रिमिनल रहता है, इसीलिए हमने थीफ को अंदर दिखाया है, क्रिमिनल को बाहर दिखाया। देन फैमिली, वाइफ, हस्बैंड। फैमिली बड़ी चीज रहती है, वाइफ और हस्बैंड मिला के फैमिली बनती है, और वाइफ को आप हस्बैंड नहीं कह सकते, हस्बैंड को आप फैमिली नहीं कह सकते, या हस्बैंड को आप वाइफ नहीं कह सकते, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हमने फैमिली को बाहर निकाला, वाइफ और हस्बैंड को दोनों सेपरेट सर्कल्स निकाले। अब ये नहीं कह सकते आप कि सर ये सर्कल बाहर निकाले तो चलेगा क्या? नहीं, फिर उसका मीनिंग हो गया कि फैमिली अलग है, वाइफ अलग है, हस्बैंड अलग है, फिर इसका लॉजिक तो रॉन्ग हो गया। सर्कल के अंदर चीजें जो है वो सर्कल के अंदर ही रहेगी, अगर वो सर्कल के बाहर चली गई तो उसका सेंस डिस्टर्ब हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। बस, कार, व्हेइकल। व्हेइकल यानी की वाहन, आता त्या वाहनामध्ये सायकल पण येते, मोटर गाडी पण येते, 4 व्हीलर पण येते, ट्रक पण येते, एरोप्लेन पण येते, ट्रेन पण येते, पण तुम्ही ट्रकला एरोप्लेन नाही बनवू शकत, एरोप्लेनला ट्रक नाही म्हणू शकत, तसंच तुम्ही बसला कार नहीं म्हणू शकत, कारला बस नहीं म्हणू शकत, पण दोन्ही पण कोणत्या कैटेगरी मध्ये येते? व्हेइकलच्या कैटेगरी मध्ये। तो व्हेइकल बाहर, बस और कार अंदर। देन स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। स्क्वायर यानी कि चौकोन, रेक्टेंगल मतलब कि आयत, और पॉलीगॉन मतलब कि बहुभुज चौकोन। बहुभुज चौकोन मतलब कि ऐसा चौकोन जिसके पास एक से ज्यादा साइड्स है। तो आप देखेंगे कि इसके पास 4 साइड्स है, यानी कि 4 बाजू आहेत, आणि याच्या जवळ सुद्धा 4 बाजू आहेत, म्हणजे हे दोन्ही पण कोणत्या कॅटेगरी मध्ये येतात? पॉलीगॉनच्या कॅटेगरी मध्ये येतात, म्हणजे बहुभुज चौकोनाच्या कॅटेगरी मध्ये येतात। मग नंतर चौकोन आणि आयतचं रिलेशन काय? चौकोन कशाला म्हणतात? ज्याच्या सगळ्या बाजू सारख्या असतात। आयतच्या सगळ्या बाजू सारख्या असतात का? नाही, आयतच्या फक्त विरुद्ध बाजू सारख्या असतात।
म्हणजे चौकोन कधीही आयात तर बनू शकत नाही, कारण की चौकोन बनण्यासाठी सगळ्या बाजू सारख्या लागतात. पण आयताचं तसं नाहीये, आयताजवळ सगळ्या बाजू सारख्या नाही आहेत, फक्त विरुद्ध बाजू सारख्या आहेत. आणि जर आपण चौकोनाला पाहिलं तर त्याच्या विरुद्ध बाजू सारख्या आहेत. म्हणजे आयताची जी प्रॉपर्टी आहे तो चौकोन फॉलो करतो, पण चौकोनची प्रॉपर्टी आयत फॉलो करत नाही. म्हणून आपण चौकोन जो आहे, आयात जो आहे तो बाहेर घेतला आणि आतमध्ये घेतला चौकोन. ठीक आहे. देन एन्झायटी, एन्झायटी म्हणजे भीती, इंटेलिजन्स म्हणजे हुशारी आणि स्ट्रेंथ म्हणजे मजबूतपणा. तर या 3 गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. तुम्ही भीतीला हुशारी नाही म्हणू शकत, हुशारीला मजबूतपणा नाही म्हणू शकत, मजबूतपणाला तुम्ही भीती नाही म्हणू शकत. तर या 3 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. देन हाऊस, बेडरूम, बाथरूम. हाऊस, बेडरूम आणि बाथरूम. 1 मिनिट आहे, सगळ्यांनी सॉल्व्ह करा, नंतरच बोला. विचार करा या 3 गोष्टींचा रिलेशन काय एकमेकांसोबत, आणि मग डायग्राम काढायचा प्रयत्न करा. घरामध्ये बेडरूम आणि बाथरूम. देखिए, हाउस जो है म्हणजे घर जे आहे ती मोठी गोष्ट आहे. ठीक आहे. बेडरूम आणि बाथरूम तुम्हाला समजतेच. तर घरामध्ये बेडरूम असते, बेडरूम मध्ये आणि सॉरी घरामध्ये बाथरूम सुद्धा असते. आता फक्त हे नका म्हणू सर आमच्या बेडरूम मध्येच बाथरूम आहे. ठीक आहे, तेवढी कृपा करा. बेडरूम अलग चीज है, बाथरूम अलग चीज है. बेडरूम को बाथरूम नहीं कह सकते, बाथरूम को बेडरूम नहीं कह सकते. मतलब कि अगर मैं आपको पूछूं कि आप कहाँ रहते हो तो आप बेडरूम कहोगे, आप बाथरूम नहीं करोगे. और अब मैं अगर पूछूं आप कहाँ पे नहाते हो तो आप बेडरूम नहीं कहोगे, आप बाथरूम कहोगे. मतलब कि ये दोनों अलग चीज है. पण सर आम्ही असंच काढलं होतं सर, पहिले हाऊस, हाऊस मध्ये बेडरूम आणि त्याच्या आतमध्ये तिसरा गोल बाथरूम. हा, तर मग तुमच्या डोळ्यासमोर तसं आहे ना, पण लॉजिक तसं नाही ना. ह्या 2 गोष्टी वेगळ्या आहेत ना, बेडरूम आणि बाथरूम. नाही, आपल्या घरात कसं आहे ते नाही काढायचं. ते काय राइट सर, वैसे ही निकाला था हमने सर, आपके जैसे ही हमने ऐसे ही निकाला. और कोई ऐसा भी होगा जिसने पूरा घर बाथरूम जैसा बनाया हो, वो तो घर को बाथरूम कहते फिर तो. इट वॉज 4 स्क्वेअर नो. अंधेरीची चकालेची गोल्ड प्लेट. सर माइक्रोफोन ऑफ गोल्डन पदक. प्लीज म्यूट कर दीजिए, अपना आवाज डिस्टर्ब आ रहा है. देन नेक्स्ट, मस्टर्ड, बार्ले, पोटॅटो. मस्टर्ड म्हणजे राई, मोहरी. बार्ले म्हणजे जव होते बहुतेक. बाजरी ना सर, बहुतेक बार्ले म्हणजे जव होते बहुतेक. ठीक आहे, बहुतेक, मी शुअर नाही. पोटॅटो तुम्हाला माहित आहे? येस सर, शुअर. बार्ली मीन्स जव. हो सर, जवच आहे. ठीक है, ओके. 3 अलग सर्कल आएंगे. इन तीनों में रिलेशन क्या है बताओ. डिफरेंट आइटम्स, completely different items, 3 different circles. सर तीनही वेगळे आहेत. बरोबर, ये तीनही वेगळे आहेत. तो सर्कल्स अपने ऐसे हैं. कुणाचाच कुणाशी संबंध नाही. ठीक है, चलो गुड. अब आगे जाते हैं. वुल्स लांडगे, एलिफंट, हत्ती आणि एनिमल्स. देखते से समझ में आ रहा होगा. बड़ा गोल, उसमें 2 एनिमल मध्ये 2 छोटे छोटे गोल आणि त्याच्यामध्ये 2 छोटे काढा, मोठे काढा, एव्हरेज साईजचे काढा, फक्त त्यांना मिक्स नका करू. एनिमल बड़ा,
वुल्फ, छोटे छोटे। एलिफेंट, एनिमल्स। ठीक है, चलिए अब आपकी केमिस्ट्री का नॉलेज। अब ये ऐसा मत कहना हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़ा करके, आपके 5th स्टैंडर्ड से तो आप पास हुए होंगे, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड। मेटल्स, आयन, क्लोरीन। आयन म्हणजे लोखंड। मेटल के अंदर आयन और क्लोरीन सेपरेट। क्लोरीन वेगळा सर्कल। क्लोरीन नॉन मेटल आता है। ठीक है, अधातु है। हाँ, अधातु। थैंक यू। धातु, अधातु। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि मेटल्स ऐसा आना चाहिए, उसके अंदर ऐसा आयन आना चाहिए, मतलब कि लोखंड यायला पाहिजे, आणि क्लोरीन डिफरंट गोष्ट आहे। ठीक, नॉन मेटल। देन मैमल्स, स्तनधारी। काऊ म्हणजे गाय। क्रोज म्हणजे कावळा। मॅमल्स मध्ये काऊ, क्रो वेगळा. आणि मॅमल्स मध्ये मॅमल्स मध्ये काऊ आणि क्रो वेगळा। मॅमल्स स्तनधारी मतलब कि गाय जो है वो स्तनधारी है, तो ये काऊ आना चाहिए। काऊ स्तनधारी है मतलब कि मैमल्स में आनी चाहिए। और जो कावड़ा है, क्रो है, वो तो अलग चीज है, वो तो बर्ड है, तो क्रो बाहर आना चाहिए। ठीक है, क्रो बाहर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो। थोड़ा टाइम लगा चलता, 1-1 मिनट लीजिए सब। विडोज म्हणजे विधवा। अब वुमेन और मदर तो पता है सबको। सर वुमेन साठी मोठा सर्कल, मदर सेकंड सर्कल आणि त्याच्या आतमध्ये विडोज। बर, वुमन मोठा सर्कल, वुमन विडोज मोठा, मदर आणि विडोज एकमेकाला टच करते। हाँ बरोबर है सर। ठीक है। अब विडोज देखिए, थोड़ा बाहर ही कर। अब देखिए ये तो क्लियर है कि वुमेन बड़ा सर्कल आएगा। अब मदर और विडोज में रिलेशन क्या है? मदर विडो रह वुमेन्स सकती है, आर मदर। विडो मदर रह सकती है, मतलब कि इन दोनों के सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों सर्कल एक दूसरे में भिड़े हुए रहेंगे। और इसका मीनिंग क्या है कि सम मदर्स आर विडोज, काही आई विधवा आहेत, काही विधवा आई आहेत। ठीक है, अगर सर्कल दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए तो समझ लेना उसका मीनिंग है कुछ, काही। ठीक है, काही। और सिंस ये दोनों चीजें वुमेन में इंक्लूडेड है, तो उसका मीनिंग ये है कि सर्व आई या वुमेन आहेत, सगळ्या विधवा या सुद्धा वुमेन आहेत। आणि मदर आणि विडो मध्ये काय रिलेशन आहे? काही मदर विडोज आहेत, काही विडोज मदर आहेत। देन ऑथर, टीचर, मेन। ऑथर म्हणजे लेखक, टीचर म्हणजे तुम्ही, आणि मेन म्हणजे आम्ही, पुरुष। 3 सेपरेट। ठीक है, ऑथर मोठा सर्कल प्रवीण सर तुम्हाला काय वाटतं? प्रवीण शकते सर, आणि अथॉरही असू शकते। हो ना,
प्रवीण ढोणे. तर मेन साठी मोठा सर्कल आणि त्यामध्ये ऑथर आणि टीचर एकमेकात बर. जुळले. इंटरसेक्टिंग सर्कल इंटरसेक्टिंग. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. इसका आंसर देखिए क्या रहना चाहिए. इसका आंसर कुछ ऐसा रहना चाहिए. ऐसा कुछ आंसर रहना चाहिए इसका. बरोबर. बिकॉज ऑफ सर सारे मेन ही अगर ऑथर और टीचर नहीं हो सकते ना. राइट राइट. टीचर हो सकते हैं. सारे मेंस टीचर नहीं रह सकते. सारे मेंस ऑथर नहीं रह सकते. सारे ऑथर टीचर ही रहेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं. सारे ऑथर मेन ही रहेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं. और हर मेन टीचर रहेगा ये भी कंपलसरी नहीं. हर मेन ऑथर रहेगा ये भी कंपलसरी नहीं. मतलब कि देयर मे बी सम ऑथर्स हु आर टीचर्स. देयर मे बी कुछ टीचर्स जो मेन है और कुछ मेन ऑथर रह सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑथर भी है, मेन भी है और टीचर भी. ठीक है. फॉर एग्जांपल घोड़ेश्वर सर, वो ऑथर भी है उनके पेपर्स के, वो टीचर भी है एंड ही इज मेन आल्सो. राइट. प्लीज म्यूट. संगीता तेलगोटे. ठीक है, ये एकदम बढ़िया था. देन ब्रिक हाऊस ब्रिज. ब्रिक म्हणजे वीट, हाऊस म्हणजे घर आणि ब्रिज म्हणजे काय म्हणू त्याला आपण, पूल. पूल. राईट राईट. चला लावा डोकं, सांगा मला. फक्त डोक्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जगातले सगळे पूल हे विटीनं बनलेले आहे का? जगातले सगळे घर विटीनच बनलेले आहेत का? आणि हाऊस आणि ब्रिजचा आजूबाजूने इंटरसेक्टिंग. ठीक आहे. ब्रिक सर मध्ये राहील. सर 3 सर्कल वेगळे येतील का? नाही सर, हाऊस मध्ये ब्रिज येईल. पुलात वीट वापरत नसतात का? घरात वीट वापरत नसतात का? ठीक है. तो बेसिकली इसका आंसर देखिए कैसा रहेगा. ये बीच में आएगा ब्रिक. प्लीज म्यूट. म्यूट करा प्लीज. अपने माइक्स देखिए, म्यूट करिए प्लीज. थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करा, थोड़ा डिसिप्लिन राहा, गोष्टी हँडल करताना थोडा भान ठेवा. कारण की तुम्ही अनम्यूट करून तर तुम्ही मोकळे असता, तुम्हाला माहित नाही पडत. पण इथं आम्ही कानाला हेडफोन लावून असतो आणि मागून जर एवढ्या जोरात आवाज आला, त्यात आम्ही शिकवत आहे, त्यातल्या त्यात आम्ही मॅथ्स आणि रिझनिंग सारखी गोष्ट शिकवत आहे. त्यात किती डिस्टर्बन्स होते तुम्ही इमॅजिन करू शकता का? प्लीज थोडं डिसिप्लिन राहा. आणि असं तर नाहीच आहे की तुम्हाला झूम यूज करणं येत नाही म्हणून, सो होऊच नाही शकत, कारण की मॅक्सिमम लोक इथं टीचर्स आहेत. ठीक है. तो इसका आंसर रहेगा ब्रिक हाउस ब्रिज. कुछ ब्रिज ब्रिक से बने हुए हैं, कुछ हाउसेस ये ब्रिक से बने हुए हैं. हर कुछ हाउस ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं क्या? नहीं. ब्रिज घर की तरह काम कर सकता है क्या? नहीं. सर गरीब लोग ब्रिज के अंदर रहते, प्लीज ऐसा दिमाग मत लगाओ. उनके लिए ब्रिज ही उनका घर रहता है. ऐसा नहीं रहता, वो दो अलग चीज है. ठीक है. देन टी, कॉफी, बिवरेज म्हणजे पेय. टी म्हणजे चहा, कॉफी म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, आणि बिवरेज यानी पेय. बड़ा सर्कल, उसमें दो दोन. ठीक है. एक बड़ा सर्कल मध्ये आएगा, 2 छोटे.
और इसमें 2 छोटे सर्कल आएंगे, क्योंकि टी कॉफी नहीं बन सकती, कॉफी टी नहीं बन सकता, दोनों साथ में ले लिए तो कॉकटेल बन जाएगा, और ऐसा कोई करता नहीं है। देन बॉयज स्टूडेंट एथलीट, थोड़ा शांति से सोचो, हाँ शांति से सोचो, बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स। अब इसको बॉयज है तो स्टूडेंट्स भी चाहिए, एथलीट्स भी चाहिए, ऐसा मत सोचो, सबको समान देखो। 3 सर्कल इंटरसेक्टिंग एकाते। ठीक है, और दूसरा एथलीट मीनिंग सर? हाँ ऍथलीट, धावपटू, धावपटू ऍथलीट म्हणजे जे एक्सरसाइज करतात, स्पोर्ट्स खेळतात। सर बॉयज का बड़ा सर्कल और उसमें कुछ बॉयज स्टूडेंट भी है और कुछ बॉयज एथलेटिक भी है। 3 एकत्र नहीं। ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली ऐसा रहना चाहिए, बरोबर। ठीक है, इसका आंसर ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि कुछ एथलीट स्टूडेंट्स भी रह सकते, कुछ स्टूडेंट्स बॉयज भी रह सकते, और बॉयज एथलीट्स भी रह सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी भी कैटेगरी क्रिएट हो सकती है कि एक ही लड़का वो स्टूडेंट भी है और एथलीट भी है, मतलब कि एक लड़का स्कूल करता है और शाम को स्पोर्ट्स भी खेलता है, तो वो स्टूडेंट भी है और एथलीट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट, यानी कि जिसको टेनिस गेम अच्छा लगता है वो टेनिस फैन हो गया, जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट प्लेयर हो गया, और स्टूडेंट तो जैसे मैं हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट मध्ये टेनिस फॅन आणि क्रिकेट प्लेयर आजूबाजूनी इंटरसेक्टिंग, मतलब इसके जैसा कुछ। हाँ वीट पूल तसा वाला। वीट पूल तसा वाला का? रॉन्ग आहे ते आन्सर। तीनों इंटरसेक्ट सर। सर तीनही सर्कल एकत्र, सॉरी बरोबर. इंटरसेप्ट झालेले। बरोबर बरोबर, ते नाही Yes, सर्कल exactly. एकत्र असणार, आणि असा विद्यार्थी असू शकते जो स्वतः क्रिकेट पण खेळते आणि सानिया मिर्झाची मॅच पण पाहते। ठीक आहे, टेनिस फॅन पण असू शकतो। देन फूल, कपडे आणि पांढरा रंग, फूल, कपडे आणि पांढरा रंग। मोठा सर्कल सर तीनों फ्लावर अलग है इंटरसेक्टर। और नहीं, फ्लावर व्हाइट रह सकता है, फ्लावर अलग है। ओके, Flower पांढरं वेगळं. शर्ट पांढरं सुद्धा असू शकते। फ्लावर भी रह सकता है, भी व्हाइट white रह सकते हैं ना सर। फ्लावर भी व्हाइट रह सकता और भी white रह सकते हैं। अर्धवट गोष्टीपर्यंत आले बरोबर। नाही सर, फुलाचं चित्र असू शकते सर शर्ट फुलाचं चित्र, फुलाचं चित्र नाही, मध्ये क्लोथ फ्लावर फुलाचं चित्राचं एवढं बारीक विचार नाही करायचा। घराबाहेर जा आणि तुम्हाला पांढरं फुल दिसते की नाही? डेफिनेटली दिसते। कपड्याचं पण असतं बड़ा सर. सर्कल उसमें 2 छोटे सर्कल। कपड्यांचं पण असू नहीं नहीं शकते नहीं सर, मैडम, पण बड़ा सर्कल white उसमें मध्ये 2 छोटे सर्कल नहीं आएंगे, ऐसा कुछ डायग्राम आना चाहिए। वो यहाँ पर व्हाइट आना चाहिए, फ्लावर भी व्हाइट रह सकता है बीच में और white क्लोथ भी व्हाइट रह सकता है। इन दोनों में व्हाइट कलर कॉमन चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्मोकर्स म्हणजे जे धूम्रपान करतात, लॉयर्स, वकील, आणि नॉन स्मोकर्स म्हणजे जे धूम्रपान करत नाही, लाइक मी, नॉन स्मोकर। चलो बताओ,
कोणीतरी स्क्रीन शेअर करताय का त्यांची? हे सर्कल जे बनलेलं आहे ना स्क्रीनवर, ते कोणीतरी स्क्रीनवर लिहत आहे. प्लीज नका लिहू. Please don't write on screen. Screen. सर आहे ना त्याच्यासाठी. एक मिनिट. स्क्रीन शेअर ऑफ करा सर फॉर पार्टिसिपेंट्स अदर देन यू एंड स्मोकर्स, लॉयर्स अँड नॉन स्मोकर्स. त्याच्यामध्ये लॉयर काही लॉयर नॉन स्मोकर आहेत आणि काही लॉयर स्मोकर सुद्धा आहेत. म्हणजे बरोबर. तो लॉयर इन शॉर्ट, लॉयर्स में 2 कैटेगरी रह सकती है, एक स्मोकर्स भी रह सकती है और नॉन स्मोकर भी रह सकती है. इसका मीनिंग ये है. देखिए कितना इजी था. ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करके दिखाओ. थोड़ा टाइम लो, इसको अपना अपना टाइम लो, गडबड नाही करना. स्क्रीन शेअर दुसऱ्यांनी एकदा बघून घ्या सर. शुभम सर तुमच्या इकडनं झालं काहीतरी, कारण मी तर डिसेबल केलं हे. अदर पार्टिसिपेंट नाही करू शकत. हा, 1 पार्टिसिपेंट कॅन शेअर. ठीक आहे, मग काही टेक्निकल असणार आहे झूम मध्ये प्रॉब्लेम. तसं असं मागच्या लेक्चर मध्ये पण मला अशा रेषा दिसलेल्या आहेत. माझी स्क्रीन एकदम क्लिअर आहे. इथं फक्त ह्युमन टीचर आणि ग्रॅज्युएटच लिहिलेलं आहे. स्टुडंटने केलेलं आहे सर. सर्कल इंटरसेक्ट. मोठा सर्कल, त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएट आणि त्या 2 सर्कलला इंटरसेक्टिंग करून ह्युमन बाहेर. एक मोठा सर्कल सर टीचर आणि ग्रेजुएटचा इंटरसेक्ट. बर, देखिए इसका आंसर क्या? अपूर्वा कोरडे. अपूर्वा कोरडे, डू नॉट राइट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, देखिए क्या होगा. ह्यूमन. ठीक है, देखिए अब देखिए यहां पर रिलेशन कुछ ऐसा आना चाहिए. yes. ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए इसका. ठीक है, नेक्स्ट फादर अंकल मैन. ये तो बहुत इजी है. फादर अंकल मैन. मेनचा सर्कल मोठा बाहेर आणि त्यामध्ये 2 फादर आणि अंकलचे सर्कल इंटरसेक्टिंग. ऐसा कुछ आंसर रहना चाहिए. तो इसको सोचना कैसे? ये देखो, सोचने की जो टेक्निक है ना, सोचने की टेक्निक है कि मैन तो ये बड़ी कैटेगरी है ना, तो मैन को बाहर रखना चाहिए हमने. और फादर और अंकल दोनों भी मैन ही रहेंगे, ये तो वुमेन में आने से रहे. और कुछ फादर्स अंकल भी रह सकते हैं, जैसे कि मेरे पापा मेरे चचेरे भाई के अंकल हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम आना चाहिए. देन म्युझिशियन म्हणजे म्युझिशियन तुम्हाला समजतच असणार. मेन वुमेन. या स्क्रीन मुळे मला स्पेस कमी झाला. या सर्कल मुळे मला स्पेस कमी झाला सर. चेक करतो, मी चेक करतो. ज्यांनी केलं त्यांना करतो आता डिसेबल चेक. हा ना सर, हे कोणी काढलं मदत चेक करा. सर सर एक क्लोज करून रिटर्न तुम्ही स्क्रीन शेअर केली तरी येणार ते. काय ट्राय करतो मी. थांबा. कशाला? ठीक है, थैंक यू फॉर द सजेशन. म्यूजिशियन मैन वुमेन. सर म्यूजिशियन बड़ा, उसके अंदर मैन और वुमेन छोटे. नहीं मैडम. छेदलेले मोठा सर्कल आणि त्याला 2. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. हर एक
मैन म्यूजिशियन है क्या? नहीं, मेरे नहीं। जैसा गा नहीं सकता, तो मैं म्यूजिशियन, मैं कुछ बजा भी नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे जैसा म्यूजिशियन नहीं होगा, मैं तो यहाँ पर आऊंगा ना। सर आप इतने हार्ड टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो मैं टीचर की कैटेगरी में आता हूँ। मैं बजाता थोड़ी ना हूँ। ठीक है, वुमेन्स भी म्यूजिशियन है। ठीक है, मैन वुमेन दोनों भी म्यूजिशियन रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं। वेल, फिश, क्रोकोडाइल। वेल म्हणजे वेल, मोठी वेल। फिश, फिश समजते तुम्हाला? क्रोकोडाइल म्हणजे मगरमच्छ। तीनों में क्या रिलेशन है बताओ? फिशचा मोठा सर्कल, त्यामध्ये वेल आणि क्रोकोडाइल सेपरेट. पानी के ठीक है, फिश और क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं। अलग अलग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीनों अलग अलग लेकिन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। मतलब कि बहुत वैरायटी दिख गई अपने को इन शॉर्ट। तो मैंने आपको एनालॉजी में पढ़ाया है कि वेल मैमल में आती है, इसको फिश में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। वेल मैमल्स में आती है, उसको फिश कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। पाइसेस यानी कि फिश, उसके बाद एम्फीबियन आपको पता है, पढ़ाया है। पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल स्नेक, एव्स, एव्स यानी कि बर्ड्स। ठीक है, और ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि इन तीनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वेल मैमल्स में आती है, स्तनधारी में आती है वेल्स। फिश, फिश में आती है, पाइसेस में आती है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आता है। ठीक है, एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स। एक बड़ा सर्कल, उसमें दो छोटे सेपरेट। ठीक, ठीक, सेपरेट। पल्लवी जी ने बताया, चलो ठीक है। फ्रुट्सचं मोठं सर्कल, त्याच्यामध्ये ऍपल आणि गोल्डन ऍपल वेगळं. बर, फ्रूट का बड़ा सर्कल, उसके अंदर एप्पल और गोल्डन एप्पल। ठीक है, तो बेसिकली गोल्डन एप्पल एप्पल ही है, तो फ्रूट्स बड़ा आना चाहिए, फिर एप्पल आना चाहिए, और उसके बाद गोल्डन एप्पल आना चाहिए। कि हर गोल्डन एप्पल एप्पल ही तो है। यस सर। ठीक है, देन अब थोड़ा सा ध्यान देना। मदर, होमोसेपियन, होमोसेपियन यानी कि ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस को होमोसेपियन कहते हैं। और वुमेन, अब इसको सॉल्व करो। सर होमोसेपियन म्हणजे होमोसेपियन मोठा राहील. होमोसेपियन म्हणजे आपण माणसं, माणसांना होमोसेपियन म्हणतात, ह्युमन्सला. सर होमोसेपियन मध्ये होमोसेपियन मध्ये वुमन आणि वुमेन दोन्ही, मदर आणि वुमेन दोन्ही येतील. होमोसेपियन मोठा सर्कल, त्याला अटॅच दोन्ही पण. अच्छा, ठीक आहे. म्हणजे काही अशा मदर्स आहेत ज्या होमोसेपियन नाही आहेत. नाही तर मोठा नाही तर सर्कल एकत्र आणि येतील. त्याच्यात दोन सर्कल. सर मोठं सर्कल, त्याच्या आत दुसरं, त्याच्या आत तिसरं. दोन सर्कल. एप्पल, गोल्डन एप्पल, दोन सर्कल्स है अटैच। होमोसेपियन सबसे बड़ा आएगा। हर वुमेन मदर है, ठीक है, यानी कि हर मदर वुमेन है, सॉरी हर वुमेन मदर नहीं, हर मदर वुमेन है। हर वुमेन मदर नहीं आएगा, अगर ऐसा आ जाता तो वो अंदर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर होमोसेपियन आना चाहिए, यहाँ पर वुमेन आना चाहिए, और यहाँ पर मदर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आपका पॉलिटी का जो नॉलेज है वो चेक कर लेते हैं।
कैबिनेट, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर। चलो देखते हैं किसको आता है। अब किसी ने वो जी मराठी कैबिनेट ऊपर का बड़ा, होम मिनिस्टर नहीं त्यामध्ये पकड़ना दोन है। कैबिनेट बड़ा, कैबिनेट बड़ा सर, कैबिनेट बड़ा, कैबिनेट बड़ा सर, होम मिनिस्टर साइड में और उसके दूसरे साइड में मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, सर साइड साइड कॅबिनेट में आना मोठा चाहिए। सर्कल, त्याच्यामध्ये मिनिस्टर, त्याच्यामध्ये होम मिनिस्टर. तर ठीक आहे. पहिल्यांदा मिनिस्टर, त्याच्यामध्ये एक मोठा कॅबिनेट सर्कल आणि दोन छोटे सर्कल आतमध्ये. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 4 तरीके के आंसर्स हमारे पास आए हैं। कैबिनेट मोठा, तो कैबिनेट जो चीज रहती है ना, बेसिकली मेरी बात सुनो, कैबिनेट जो चीज रहती है ना, कैबिनेट इज एसोसिएशन, मतलब कि कैबिनेट एक ग्रुप रहता है और उस ग्रुप का जो मुखिया रहता है वो होम मिनिस्टर रहता है, और होम मिनिस्टर को छोड़कर बाकी के जो मेंबर है वो मिनिस्टर्स रहते हैं। इसको कहते हैं कैबिनेट। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये होम मिनिस्टर है और ये बाकी के उसके दोस्त है, सहकारी है, यानी कि मिनिस्टर्स है, तो इन सबको मिला के अपन कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, और होम मिनिस्टर के जो पक्के पक्के लोग रहते हैं वो छोड़कर बाकी के लोग उनको भी मिनिस्टर ही कहते हैं, नहीं सर, लेकिन वो कैबिनेट में इंक्लूड नहीं होते। सर प्रधानमंत्री कैबिनेट का चीफ होता है ना। हाँ हाँ, होम प्रधानमंत्री मिनिस्टर को तो कैबिनेट समझ का लो, पार्ट है। आप प्रधानमंत्री समझ लो या उसको चीफ मिनिस्टर, वो लेवल तो एक ही आ रही है ना, सिर्फ वो नहीं ना ऊपर सर, की होम लेवल और बड़ी मिनिस्टर की। गृह मंत्री अलग है ना। अमित शाह जी गृह मंत्री है, कैबिनेट के चीफ मोदी जी है। ये आपने सेंट्रल और स्टेट का जो, यानी कि ये सबसे मेन चीज है, ये एकदम सही चीज है सर, लेकिन इस लॉजिक को समझने के लिए मैंने 3 लेवल्स डिसाइड की थी कि सबसे बाहर कैबिनेट आना चाहिए, फिर वो स्टेट का रहो या सेंट्रल का रहो, उससे कुछ लेना देना नहीं, उसके अंदर मिनिस्टर आना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर होम मिनिस्टर आएगा, क्योंकि होम मिनिस्टर मिनिस्टर ही तो रहता है। हाँ वो ऐसा, ठीक है ना, वो ठीक है। हाँ, यानी कि ये पॉलिटिकल नॉलेज मेरा नहीं है सर, लेकिन लॉजिक सही लगा रहा हूँ। हाँ, मिनिस्टर होम मिनिस्टर हो सकता। सर 2 प्रकारचे मिनिस्टर राहतात, एक राज्यमंत्री आणि कॅबिनेट. हाँ, वो जो राज्यमंत्री राहते तो कॅबिनेटचा पार्ट नसतो ना बहुतेक? नहीं नसतो। नाही नसतो सर. तेच। और अगर ऐसा कुछ रहता था, कैबिनेट सा पार्ट स्टेट मिनिस्टर अगर ऐसा रहता तो फिर वो बाहर आ जाता ना। ठीक है, चलिए, ही डायग्राम बरोबर आहे सर तुम्ही काढलेली. हो, डायग्राम बरोबर आहे। स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट में बैठ सकता सर। हेलो, हाँ हाँ हाँ, स्टेट मिनिस्टर इज नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट कंपल्सरी। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, अपन राज्यमंत्री जो है ना, राज्य रबर स्टेप रहता हो। ठीक है सर, अपन वेन डायग्राम की तरफ जाते, शुभम सर की तरफ नहीं जाते। प्लीज कंटिन्यू करो, आप वो स्किप कर दो। ठीक है, पैरट, बर्ड और माइस, चूहा, पंछी और पैरट, ये लास्ट रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई इसकी। वेगळे सर, बर्ड मध्ये पॅरोट येईल आणि माईस वेगळा येईल सर. बर्ड मध्ये पॅरेंट आणि उंदीर वेगळा सर. बरोबर, ठीक. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो। एक ही क्वेश्चन लेता हूं, बढ़िया एग्जांपल है। 8 विद्यार्थी फुटबॉल आणि हॉकी दोन्ही खेळतात। 7 विद्यार्थी ना फुटबॉल खेळतात ना हॉकी खेळतात। तेरा विद्यार्थी हॉकी खेळतात, 19 विद्यार्थी फुटबॉल खेलता। तो अब तुम्हें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं।
क्लास में कितने स्टुडंट्स आहे? वर्गात एकूण विद्यार्थी किती? 8 विद्यार्थी फुटबॉल आणि हॉकी दोन्ही खेळतात. 7 विद्यार्थी फुटबॉलही खेळत नाही, हॉकी सुद्धा खेळत नाही. 13 विद्यार्थी हॉकी खेळतात. 19 विद्यार्थी फुटबॉल खेळतात. 62. चल ठीक है. अब पहली बात तो ये समझ लो कि इसमें गेम्स कितने हैं, उस पर से तुम्हें डायग्राम का अंदाजा आएगा. ठीक है, फुटबॉल एक गेम हो गया, हॉकी एक गेम हो गया. अब दूसरा गेम तो यहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं, और कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ही फुटबॉल खेलेंगे ना ही हॉकी खेलेंगे, मतलब कि ये 2 सर्कल के तो बाहर आएगा. उन्होंने कहा है कि कुछ स्टूडेंट फुटबॉल हॉकी दोनों खेलते हैं, मतलब कि 2 सर्कल तो डेफिनेटली आने चाहिए, नो डाउट. और कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्कल के बाहर आने चाहिए. तो एक काम करते, अपन स्क्वायर निकाल देते, तो जो लोग कुछ भी नहीं खेलते उसको बाहर लिख लेंगे. तो जो 7 लोग हैं वो तो कुछ भी नहीं खेलते, ना ही फुटबॉल खेलते हैं ना ही हॉकी खेलते हैं. ये क्लियर बात होगी. देन 8 ऐसे लोग हैं जो कि फ्यूजन है, मतलब कि फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं. ठीक है, 8 लोग जो है वो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं. ये 8 लोग इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है. ठीक है, दोनों साइड में कॉमन है. तो 13 लोग जो है वो हॉकी खेलते हैं. ठीक है, 13 लोग जो है वो हॉकी खेलते हैं, और 19 लोग जो है वो फुटबॉल 19 लोग जो है वो फुटबॉल खेलते हैं. ये फुटबॉल हो गया या हॉकी हो गया, फुटबॉल एंड हॉकी. अब अगर 19 में से 8 ऑलरेडी कॉमन है, तो फिर प्योर फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए? 11 हो गए. और अगर हॉकी खेलने वाले 13 में से 8 ऑलरेडी कॉमन है, जो दोनों फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो प्योर हॉकी खेलने वाले कितने हो गए? 5 हो गए. अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 11 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7. 62 किसने बताया था? और जिसने 62 बताया होगा ना, वो गलत आंसर है डेफिनेटली, और उसका ऑप्शन पहला ही रहेगा. इसका आंसर रहना चाहिए 31. मतलब कि आपको मैंने जो अभी पढ़ाया है ना, उसका ये एप्लीकेशन है. ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपने इसको सॉल्व करना है. 21 स्टूडेंट्स लाइक मैथ. पहली वाली बताइए. ओके, थैंक यू सर. मराठीत लिहिणाऱ्यांनी लिहा. 21 विद्यार्थ्यांना गणित आवडते. 16 विद्यार्थ्यांना इंग्लिश आवडते. 6 विद्यार्थ्यांना दोन्ही आवडत नाही. असे किती विद्यार्थी आहेत ज्यांना गणित आणि इंग्लिश दोन्ही आवडते? असे किती विद्यार्थी आहेत ज्यांना गणित आणि इंग्लिश ठीक है. चलिए, अभी मैं एक थोड़ा सा 2 मिनट चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड के लिए.
सर या आधीचं गणित एकदा समजून सांगता का? Two. 25. 25. चलो, सबको स्क्रीन दिख रही है? चलिए, तो थोड़ा सा अभी बेसिक के बारे में देखते हैं। हेडिंग डालिए एवरेज, सरासरी। सर आन्सर सांगा ना. कशाचा आन्सर? क्वेश्चन का तो इंग्लिश किती जणांना 13 यायला पाहिजे. 13. सर समजून सांगा ना. मॅडम ते होमवर्क आहे, ते तुम्ही करा. तुम्हाला ते जमायला पाहिजे. ठीक आहे, तुम्ही ट्राय करा. पाणी होईल एवढा पाणी टाकावं म्हणजे पाहून मायक्रोफोन ऑफ करा प्लीज. चांगलं विरघळून द्या पोटात आणि पिऊन घ्या. ज्यांचं चालू असणार म्यूट करा ज्यांचा आवाज येत आहे. वर येते आणि बढिया झोपून जा. संडासही साफ होईल बढिया. ते नंतर सांगा ना, म्यूट करा ना. ठीक आहे. एवरेज म्हणजे सरासरी. ठीक है, एवरेज बोले तो सरासरी. नाउ सरासरी बरोबर एकूण संख्यांची बेरीज अपॉन एकूण संख्या. मतलब एवरेज इज इक्वल टू sum of observations upon total observations या total number of observations, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक आहे. आता बहुतेक आता कोणालाच त्रास नाही होणार, सगळे एकदम बरोबर सॉल्व करतील. ठीक आहे. प्रश्न पहिला 20, 25, 30, 32. तर या 4 संख्याचा जर सरासरी काढायचा आहे तुम्हाला, तर तुम्हाला सिंपली काय करावं लागेल? 20 अधिक 25 अधिक 30 अधिक 32 आणि टोटल संख्या किती आहे? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो इसकी जो सम टोटल आएगी वो 107 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 4. तो इसका आंसर आना चाहिए 26.5. 26.5 जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया. सिर्फ आपको ये बताना था कि एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर्स आपके सामने बताए गए हैं उनको ऐड करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है. ठीक है, चलिए. तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है. इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, लिख लो. 5 संख्यांची सरासरी 42 आहे, तर त्या संख्यांची बेरीज किती? त्या संख्यांची बेरीज किती? 210. ठीक है. टू 210 सर. सरासरी 42 दिलेली आहे, संख्या 5 आहे, तर त्यांची बेरीज विचारलेली आहे. तर मग काहीच नाही, बेरीज काढण्यासाठी तुम्हाला 42 गुणिले 5 करावं लागते. 210 यायला पाहिजे. 210 सर. ठीक आहे, 210 यायला पाहिजे. देन
टाइप 1, चलो लिखो टाइप 1। तर इंग्लिश मध्ये पण सांगाल? आता इंग्लिश मॅडम मी एवढं मेहनतनं कन्वर्ट केलं या सगळ्या गोष्टींना। नाही, ओरली सांगा फक्त सर। ठीक आहे। A, B, C and D are 5 consecutive even numbers. A, B, C, D and E are consecutive even numbers whose average is 66. Whose average is 66. Then what is the value of? Then what is the value of multiplication between? What is the value of multiplication between B and E? What is the value of multiplication between B and E? तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो, अगर मैं आपके सामने कहूं, सपोज इसको सॉल्व करने के लिए मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेता हूं 2, 4, 6, 8 और 10। ये इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर यानी कि एक के पीछे एक आने वाले, क्रमागत मतलब कि एका मागे एक येणारे। तर 2 नंतर 4 येते, 4 नंतर 6, 6 नंतर 8, 8 नंतर 10। तर यांचा ऍव्हरेज काढून दाखवा मला, सांगा किती येते। काय येते? 6 येते। म्हणजे क्रमागत येणाऱ्या संख्यांचा जो सरासरी आहे ती मधली संख्या असते। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाओ। यहाँ पर कहा गया है कि इन पांचों नंबर्स का जो एवरेज है वो 66 है। मतलब कि 66 ये मिडल नंबर है। अब 66 के इधर कौन सी इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगी? 64 आएगी। इसके इधर कौन सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगी? इवन 62 आएगी। इधर 68 आनी चाहिए और इधर 70 आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि A, B, C, D, E ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। यहाँ पर हमारा सवाल खत्म नहीं होता। उन्होंने पूछा है कि B और E का मल्टीप्लिकेशन किया तो वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो B और E आपके सामने है, इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आना चाहिए। 4480। 64 into 70। चलिए, कंसेप्ट समझ में आया सबको? कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब कि इक्वल डिफरेंस वाले, ऑड रहो इवन रहो, उनका एवरेज जो है वो मिडल वाला नंबर रहेगा। फिर आपको मिडल वाला नंबर कभी भी ऑड नंबर्स में दिखेगा, यानी कि ऑड पोजीशंस में। ये यहाँ पर 5 लोग थे, यहाँ पर भी 5 लोग थे। अगर आप छठवां लोग ले लोगे या समझो 72 ले लोगे, फिर अब इन 6 का मिडल क्या आता है? 66 आएगा क्या 68 आएगा? तो वैसे टाइम में आप इस कंसेप्ट को नहीं लगा सकते, आपको सीधा सीधा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली 66 और 68 के बीच में क्या आएगा? उसके बीच में की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए लिखिए इस क्वेश्चन को, 15-20 सेकंड में लिखना हो जाता है। उन्होंने कहा है 15, 7, 16, 8 एंड K, इनकी एडिशन की जाए तो एवरेज 13 आ रहा है। तो बताओ K की वैल्यू क्या है? तो अगर K की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो तो K को अपने को आखिर तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब कि आपको 15 + 7 + 16 + 8 + K डिवाइडेड बाय
अगर आप 5 करोगे, क्योंकि 5 नंबर है, 19 इक्वल टू 13 आना चाहिए। उनका एवरेज क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। देन अब k को आखिर तक ले जाओ, चलो इसको सॉल्व करो। तो ये आना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 72 करो, ठीक है 72 करो, 72 करो, 30 72, सॉरी माय मिस्टेक, 7 ही रखो, माय मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक, 7 रखो, 15 7 16 8 और k। अब सही है, ये 46 ऐसा कुछ आना चाहिए, 46 प्लस k आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 5 आना चाहिए, और ये 13। अब 46 प्लस k इधर ही रहेगा, 13 इंटू 5 चला जाएगा, 13 इंटू 5 13 पंच 65, और ये 46 प्लस k है। अब k इधर प्लस में है, 46 तो माइनस में चला जाएगा, 65 माइनस 46, k का आंसर 19 आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट दिया होगा, कोई वेरिएबल दिया होगा, सॉरी कोई अगर वेरिएबल दिया होगा और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल को आखिर तक लेके जाओ, ठीक है, वेरिएबल को आखिर तक लेके जाओ। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, एक रुकिए, आपको क्वेश्चन देता हूं मैं। ये सेम क्वेश्चन लिखिए और इसकी वैल्यूज चेंज करके देता हूं। 30 72 53 68 87 और k। 30 72 53 68 87 and k। ठीक है, ये होमवर्क में आप सॉल्व कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप थोड़ा रुक जाइए। ये क्वेश्चन तुम्हें बिलोंग नहीं करते, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ, वो लिखो। सर अभी की थोड़ी स्क्रीन दीजिए ना सर, अभी के क्वेश्चन की। नंबर्स लिख लीजिए 30 72 53 68 87 एंड k, ठीक है। चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ all prime numbers between 30 and 50। मराठी में समझ देता हूं कि 30 ते 50च्या मधात येणाऱ्या मूळ संख्यांची सरासरी किती असेल? 30 ते 50च्या मधात येणाऱ्या मूळ संख्यांची सरासरी किती असेल? तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं, मूळ संख्या काय असतात। तर मोजत चला 30 पासून 31 पासून 31 32 पासून 50 पर्यंत मोजत चला आणि पहा की किती ह्यात मूळ संख्या येतात। बेसिक गोष्ट आहे, तुम्ही सॉल्व करू शकता। $39.8
ठीक, 328. ठीक, चलो ठीक आहे. तर आपण पहिले मूळ संख्या पाहून घेऊ. 30 नंतर येते 31. 31 कोणाच्या पाड्यात येत नाही, ती मूळ संख्या आहे. 31 नंतर 32 येते, 33 येते, 34 सुद्धा येते, 35 सुद्धा येते, 36 सुद्धा येते, 37 नाही येत. 37 नंतर 38, 39 येते, 40 येते, 41 नाही येत कोणाच्या पाड्यामध्ये. नंतर 42 येते, 43 नाही येत. 43 नंतर 44, 45, 46, 47 कोणाच्याच पाड्यात येत नाही. बस 48, 49, 50 हे सगळे कोणाच्या पाड्यात येतात किंवा भागल्या जाते. म्हणजे टोटल आपल्याला 5 अंक भेटली, जी की मूळ संख्या आहे 30 आणि 50च्या मधात. यांची जर ऍडिशन केली, 7 आणि 3 10 आणि 1 11, 11 आणि हे 7 18, 18 आणि हे 19, म्हणजे इथं 9 यायला पाहिजे, हातचाला 1. 4 आणि 4 8 आणि 4 12, 13 14 15 16 17 18 आणि 19. 199 डिवायडेड बाय 5. आता 5 त्रिक 15 झाले, ते झाले 49. 8 नाही 9 यायला पाहिजे, 9 9 45. ठीक आहे, झाले 40 आणि ते 8, 39.8 यायला पाहिजे. 39.8 यायला पाहिजे याचं ऍव्हरेज. ठीक है, चलो तो फिर सेम क्वेश्चन लिखो. पहिल्या 1 ते 20 च्या मधात, 1 ते 20 च्या मधात येणाऱ्या मूळ संख्यांची सरासरी किती. अब ये होमवर्क है, ये आपने सॉल्व कर लेना है, और आंसर अगर आपका कंसेप्ट अगर सही है तो आपका आंसर भी सही रहेगा. ठीक है, ये मेरे जगह पर क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, आप एज होमवर्क इसको सॉल्व कर लो. देन नया क्वेश्चन. सर सरासरी किती असते ना प्रश्न. हा, सरासरी किती असते सर. मूळ संख्या म्हणजे प्राइम नंबर ना. हा बरोबर. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स. मराठी वाले लिखेंगे पहिल्या 40 नैसर्गिक संख्यांचा, पहिल्या 40 नैसर्गिक संख्यांच्या या संख्यांची सरासरी किती. पहिला 40 नैसर्गिक संख्यांची सरासरी किती. तो अभी ऐसा नहीं करेंगे हम 1 + 2 + 3, बहुत लंबा हो जाएगा वो. तो इन शॉर्ट इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूं. n = n × n + 1 अपॉन, ठीक है, n × n + 1 अपॉन 2. अब ये n क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है 40. क्वेश्चन में तो एक ही नंबर दिया है ना, तो n की वैल्यू तो एक ही रहने वाली है. तो इसका मतलब ये है कि एवरेज इज इक्वल टू, सॉरी n नहीं, यहाँ पर a करो, एवरेज इज इक्वल टू. तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर है 40 दिया गया, इनटू इंटू 40 + 1 41 अपॉन 2. तो 2 × 20 आणि हे यायला पाहिजे 820. राइट, इट शुड बी 820. चलिए ठीक है, समझ में आया सबको फॉर्मूला. चलिए लिखो, लिखो. एक बार बताइए सर थोड़ा. कुछ नहीं, यहाँ पर एवरेज निकालना है. एवरेज निकालना है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का. उन्होंने कहा है फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर 40 तक जितने नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स, उनका हमें एवरेज निकालना है. तो फिर अभी हम ये नहीं करेंगे 1 + 2 + 3, ये बहुत लंबा खींचा जाएगा.
तो इसको मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया है, एवरेज इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है वो 40, हमने लिया 40, मल्टीप्लाई किया उसको 40 + 1 यानी कि 41, और 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है 820। क्लियर? ओके सर। ठीक है। राइट डाउन, अ मैन बॉट a man bought 5 shirts at rupees 450 each, 4 trousers at rupees 750 each, and 12 pairs of shoes at rupees 750 each. What is the average expenditure? What is the average expenditure per article? ठीक है, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन, इतना कुछ बड़ा नहीं है। एका माणसाने 5 शर्ट प्रत्येकी 450 रुपयाला घेतली। 450 आहे ना। 5 शर्ट प्रत्येकी 450 रुपयाला घेतली, 4 पॅन्ट 750 रुपयाला, प्रत्येकी 750 रुपयाला घेतली, आणि शूजचे 12 पेअर्स प्रत्येकी 750 रुपयाचे घेतले, तर सरासरी त्याने किती खर्च केला प्रत्येक गोष्टीवर? प्रत्येक गोष्टीवर सरासरी त्याने किती खर्च केला? तो एक्चुअली इसका बेसिक्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आपको सिर्फ यहाँ पर 4 स्टेप्स करनी पड़ेगी। शर्ट का टोटल निकालो, फिर पैंट का टोटल निकालो, फिर शूज का टोटल निकालो, उनको एडअप करो और टोटल जो नंबर्स है उनके साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। देखिए 5 उसने शर्ट लिए और 450 रुपए का एक था, मतलब ये एक तो 450 450 450 450 450 ऐसे 5 बार उसको प्लस करो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। प्लस उसने 4 ट्राउजर्स लिए थे, पैंट ली थी 750 रुपए की, तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 बार ऐड करेंगे 750 को, या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में उसने 12 पेयर्स ली है शूज की, वो भी 750 रुपए की, यानी शूज बहुत ही महंगे लिए इसने। ठीक है, जितने की पैंट है उतने के ही शूज लिए हैं, काफी रिच बंदा लग रहा है। और बाद में टोटल जो एलिमेंट्स है वो हमें गिनने हैं, यानी कि टोटल कितनी चीजें उसने ली है। अब किसी ने सिर्फ ऐसा नहीं बोलना कि सर शूज जो है वो 24 आने चाहिए, क्योंकि शूज कभी तुम एक एक लेते हो क्या? नहीं, आप कभी भी शूज लेते हो वो पेयर में लेते हो ना, तो आप एक पेयर को एक एलिमेंट कंसीडर करते हो। ऐसा तो नहीं होगा कि एक शूज रेड कलर का लोगे और दूसरा शूज ब्लू कलर का लोगे। अब फिर भी लोगे, फिर भी तो पेयर ही तो बन रही है, वो पैर तो तुम्हारे पास दोनों हैं। किसी एक पैर के लिए तो कभी आप शूज लोगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 शूज है, मतलब कि वो एक पेयर है और उसको एक ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो 12 + 4 + 5, 5 + 4 + 12, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। अब कुछ नहीं, अब इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ। सर स्क्रीन खाली करा सर, 1 मिनिट।
सर 4750 678.57. 4750 सर. 678.5. ठीक. 4750. बाकी लोगों को सॉल्व करने दो. ठीक है, मराठी में लिखो. इसका आंसर क्या आना चाहिए? देखिए पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए. तो बेसिकली 678 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका. ठीक है, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा. इसका मतलब ये है कि उसने ऑन एन एवरेज एक चीज पे 778 पॉइंट समथिंग पैसे खर्च किए. ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंग्लिश वाले लिख लो, मराठी वाले लिखो. 13 खुर्च्या आणि 5 टेबल्स मिळून 8,280 रुपयाला विकत घेतले. 13 खुर्च्या आणि 5 टेबल्स मिळून 8,280 रुपयाला विकत घेतले. सरासरी प्रत्येक टेबलची किंमत जर 1227 रुपये आहेत, सरासरी प्रत्येक टेबलची किंमत जर 1227 रुपये आहे, तर सरासरी खुर्च्यांची किंमत किती? सरासरी खुर्च्यांची किंमत किती? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, चलो इसको सॉल्व करते हैं. उन्हें कहा है की त्यांनी म्हटलेलं आहे की 13 खुर्च्या आणि 5 टेबल मिळून 8,280 रुपयाला आणले. म्हणजे की त्यांनी 13 खुर्ची आणि 5 टेबल हे मिळून 8,280 रुपयाला आणले. मतलब की दोन्ही मिळून 8,280 रुपयाचा खर्च त्यांनी केलेला आहे. त्यांना म्हटलेलं आहे की सरासरी एका टेबलची किंमत 1227 रुपये आहे. ठीक आहे, 1227 रुपये आहे एका टेबलची किंमत. तर मग ठीक आहे, आपल्याला टेबलची किंमत टोटल मिळू शकते. 1227 गुणिले 5 करा, हे यायला पाहिजे 6,135 रुपये. एका टेबलची किंमत जर 5 टेबल घेतलेले आहेत टोटल त्यानं आणि सरासरी जर 1227 दिलेली आहे, तर सिंपली आपण मल्टिप्लाय करून टोटल कितीला ते झालेलं आहे, 5 टेबल कितीला पडले ते आपण माहित करून घेऊ शकतो. मग आपल्याला माहित झालं की 5 टेबल हे 8,280 मधून जर 6,135 मायनस केले तर हे यायला पाहिजे, हे 5 यायला पाहिजे, हे 4 यायला पाहिजे, तर 1 आणि इथं 2 म्हणजे 2,145 रुपयाला 13 चेअर पडल्या. पण आपल्याला त्या 13 चेअरची टोटल व्हॅल्यू माहिती विचारलेली आहे का? नाही. त्यांनी विचारलेलं आहे की ऍव्हरेज कॉस्ट ऑफ चेअर म्हणजे एक चेअर किती रुपयाला पडली, सरासरी एका चेअरची किंमत किती. मग आपल्याला माहित झालं ना की टोटल जर 2,145 रुपये आहे आणि 13 जर टोटल चेअर आहे तर ती जवळपास 165 रुपयाला एक पडायला पाहिजे. आता मॅक्सिमम लोकांनी हा प्रश्न जेव्हा वाचला ना तेव्हा त्यांनी हे पाहिलंच नाही की इथं ऍव्हरेज कॉस्ट ऑफ टेबल म्हटलेलं आहे. कोणाचं? टेबलचं, फक्त टेबलचं. तर मग टेबलच्या ऍव्हरेज वरून आपल्याला टेबलची टोटल किंमत माहित करता येते आणि टोटल किंमत माहित झाल्यानंतर आपल्याला टोटल किंमत मधून टेबलची किंमत मायनस केल्यानंतर चेअर्सची किंमत भेटते.
आणि टोटल चेअर्सची किंमतला डिवाइड जर आपण टोटल नंबरनी केलं 13 तर आपल्याला एका चेअरची किंमत भेटून जाते. क्लिअर? चला, समजलं का सगळ्यांना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट is 46 marks. Out of these, the average of first 4 is 45 marks. What is the score of fifth student? चला मराठीवाले लिहा. 5 विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी 46 आहे. 5 विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी 46 आहे. 5 पैकी पहिल्या 4 मुलांच्या गुणांची सरासरी 45 असल्यास 185. ठीक आहे डिस्टर्ब नका करू, मला पहिले पूर्ण ट्रान्सलेट करू द्या. कुठं होतो मी? झाल्याशिवाय उत्तर देऊ नका प्लीज. सरांना पूर्ण पहिले विश्लेषण. सर आम्हाला पहिलेच तर आउट ऑफ दीज 5 पैकी 4 विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी जर 45 असेल किंवा आहे तर 5व्या विद्यार्थ्याला मिळालेले एकूण गुण किती? तर 5व्या विद्यार्थ्याला मिळालेले एकूण गुण किती? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. अभी 1 मिनट के लिए हम रुक जाएंगे. 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन. $42, $44, then $46 in middle, and then after $48 and $50. अगर ऊपर वाला अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा ना तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है. ये वाला अगर क्वेश्चन समझ में आया तो जो आगे के क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी रहेंगे. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. चला याला सॉल्व करू आपण. त्यांनी म्हटलेलं आहे की 5 विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी ही 46 आहे. म्हणजे एकतर गोष्ट क्लिअर झाली की जे 5 विद्यार्थी आहेत त्यांच्या गुणांची जर सरासरी 46 आहे मतलब म्हणजे 230 टोटल गुण्स आहेत सगळ्यांची मिळून. ठीक आहे, 230 आहेत. त्यांनी म्हटलं या 5 पैकी पहिल्या 4 जणांची जी सरासरी आहे ती आहे 45. म्हणजे याच्यावरून एक गोष्ट क्लिअर झाली की पहिले 4 जण जे आहेत त्या सगळ्यांचं मिळून जो स्कोर आहे तो आहे 180. म्हणजे त्यांचे मिळून सगळ्यांचे मार्क्स आहेत 180. मग आपल्याला विचारायला आहे की या 5व्या जणाला किती मार्क्स आहेत टोटल? तर मग काहीच नाही, टोटल मधून 180 मायनस करा. हा झाला त्याचा स्कोर. सिंपल होता. ठीक आहे, एकदम राइट. नाउ इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 35 विद्यार्थ्यांच्या एका वर्गात सरासरी वजन 35 किलो आहे.
35 विद्यार्थ्यांच्या वर्गात सरासरी वजन 35 किलो आहे. जर त्या वर्गात शिक्षकाने प्रवेश केला तर सरासरी ही 36 किलो होऊन जाते. शिक्षकाचे वजन किती? 71 मतलब कि ये पैटर्न तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है, दैट इज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. 71. What is the weight of the teacher? What is the weight of the teacher? अगर ऊपर का क्वेश्चन समझ में आया होगा तो नीचे का क्वेश्चन भी बहुत इजी है. सिर्फ याद रखना, आपको 2 केसेस दिमाग में रखनी पड़ेगी. जब टीचर नहीं थे तब की केस, तब की कंडीशन, और जब टीचर ने एंट्री ली है तब की कंडीशन. ऐसे 2 चीजों को आपको अलग समझना पड़ेगा. मराठी वाल्यांना ट्रान्सलेशन समजलं ना? हो सर, हो सर. चला, छान. चला, याला मी सॉल्व करून दाखवतो. आता आपल्याला हे तर माहित आहे की सरासरी बरोबर बेरीज भागेला एकूण संख्या, हे तर आपल्याला माहित आहे. याच गोष्टीला डोक्यात घेऊन त्यांनी म्हटलेलं आहे की 35 लोक आहेत. किती विद्यार्थी किती आहेत? 35 आहेत आणि त्यांची सरासरी 35 आहे. त्याच्यावरून आपण बेरीज काढू शकतो, डेफिनेटली काढू शकतो. 35 इंटू 35, तो 35 इंटू 35 बताया था ना मैंने. इसको 25 कर देने का, और ये 3 के आगे क्या आता है? 4. तो ये 1 2 2 5 ऐसा करने का. 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देने का, यानी कि 3 के बाद आता है ना 4. अगर यहाँ पर 55 रहता तो क्या करते? 55 मल्टीप्लाइड बाय 55 रहता तो सिर्फ यहाँ पर 5 लिखो, 5 5 25 लिखो, 5 के बाद क्या आता है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, 30 कर दो, 3025. ये ट्रिक मैंने बताई थी. ठीक है, चलो ऐसा चलते चलते ही बताई थी मैंने. चलिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1225. मतलब कि वो जो 35 बच्चे हैं उनका टोटल मिला के जो वेट हो रहा है वो है 1225. ये हो गई वो कंडीशन जब टीचर नहीं थे. अब समझो टीचर आ गए. अगर टीचर आ गए तो टोटल अब लोग कितने हो गए? 35 प्लस 1 36 हो गए, और उनका नया एवरेज क्वेश्चन में दिया है 36. तो इस पर से टोटल उनका वेट हमें पता करना है. 36 मल्टीप्लाइड बाय 36. तो अगर 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 किया तो इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए? 1296. 6 तो यहाँ पर आना ही चाहिए. 1296 आना चाहिए. ठीक है, 1296. तो आपके सामने 2 कंडीशन है. एक टीचर नहीं था तब, एक टीचर आया तब. तो आपको थोड़ा सा लाइट लग गए होगे अभी कि अगर टीचर आने के बाद एवरेज बढ़ा है मतलब कि टोटल भी बढ़ेगा. 1296 ये 1225 से बड़ा है. तो आप एक सिंपल काम कर लो, 1296 में से 1225 माइनस कर दो. 71 ये वेट रहेगा उस टीचर का, है ना? सिंपल. तो बड़ी चीज है क्या? नहीं, सिर्फ टीचर आने के पहले की कंडीशन और टीचर आने के बाद की कंडीशन क्या है ये हमें समझने को आने को ना. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक?
चलिए बताइए, समझ में आया क्या? Yes sir, very easy. हो सर. स्क्रीन थोडी खाली घ्या सर ती. हाँ सर. चलिए, तो आज के लिए इतना ही था बाय माय साइड, और आज यहाँ पर आपका एवरेज खत्म होता है। इससे ऊपर के लेवल का कभी तुम्हें क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि हमारी एग्जाम की जो जरूरत है वो सिर्फ इतनी ही मेंटल एबिलिटी है, इससे ज्यादा नहीं। तो दैट वाज द बेस्ट फ्रॉम मी फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई हैंड इट ओवर टू द टू रिस्पेक्टेड घोडेस्वार सर. ओके, थँक्यू शुभम सर. खूप चांगल्या प्रकारचं आजचं सेशन झालं. आय थिंक मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट ऍक्टिव्हली answered, and I read some comments also. Okay. बऱ्याच लोकांना समजलं आणि समजत आहे, त्यामुळे आपलं जे नियोजनाचं उद्दिष्ट होतं ते सगळं सफल होताना पाहायला मिळते. त्यामुळं नेक्स्ट जे आहे ते राहिलेला जो भाग आहे तो शुभम सर कंप्लीट करतील, आणि लास्ट 2 डेज जे राहतील त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट आणि एज्युकेशन आणि रिसर्च, हायर एज्युकेशन रिसर्च त्याच्या संदर्भामध्ये जे क्वेश्चन येतात त्या सेशनसाठी आपण एक जे टीचर आहेत त्यांना सुद्धा आपण हे बोलवलेलं आहे. त्यांची डेट्स जर आपल्याला या दरम्यान मिळाली त्यांना आपण एकाला बोलू, आणि बाकीचं सेशन मध्ये जे तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात तो भाग मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. ज्यांनी असाइनमेंट अजूनपर्यंत सबमिट केले नसेल प्लीज असाइनमेंट सबमिट करा. ओके, आम्हाला असाइनमेंट पूर्ण मिळाल्याशिवाय त्याचं हे नाही करतायत, आणि आजची असाइनमेंट सुद्धा येऊन जाईल. त्यामुळं आजचं सेशन आपण या ठिकाणी थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू टू ऑल पार्टिसिपेंट. थँक्यू सर. धन्यवाद मला ऐकल्याबद्दल. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. Thank you very much sir. Thank you so much sir. धन्यवाद सर दोघांना. ओके सर. Okay, sir. Can I leave the meeting? Yes, ma'am. Yes. I'm also ending the meeting. Okay.